आज की क्लास के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी ट्यूब, जो हमारी केस नलियाँ होती हैं उनकी मदद से हम कैसे पृष्ठ तनाव ज्ञात कर लेते हैं उसके बारे में समझेंगे। दूसरा होगा कि विस्कोसिटी मतलब शांता हम किसको कहते हैं। किसी भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है शांता, विस्कोसिटी, उसको समझेंगे। दूसरा होता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेग प्रवणता क्या होती है किसी भी द्रव की, उसको समझने वाले हैं। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको ईटा से हम दिखाते हैं, नोटेशन इसका होता है ईटा, इसको समझेंगे कि जो हमारा शांता गुणांक होता है वो क्या होता है। इसके बाद जो स्टोक का नियम होता है लिक्विड के लिए, और स्टोक के नियम से एक चीज़ हम समझेंगे कि वहाँ से हम टर्मिनल वेलोसिटी भी होती है, सीमांत वेग जिसको हम कहते हैं, इसको भी समझने वाले हैं। टर्मिनल वेलोसिटी जिसको कहते हैं हम सीमांत वेग, तो ये समझेंगे कि सीमांत वेग क्या होता है। विस्कोसिटी पे आपका एक्सपेरिमेंट भी है, कल मैं जो क्लास लूँगा वो विस्कोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी, या हम कहते हैं कि किसी लिक्विड की शांता कैसे फाइंड करते हैं, वो तुम्हारा लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट भी है। तो कल मैं उस एक्सपेरिमेंट को भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा, उसकी थ्योरी आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो विस्कोसिटी जो थ्योरी है, जो आपका एक्सपेरिमेंट है लैब के अंदर, वो आप उसको करोगे भी, और कल की क्लास में मैं उसको एक्सपेरिमेंटली आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे किसी लिक्विड की हम शांता कैसे फाइंड करते हैं और वहाँ पर स्टोक का नियम कैसे हेल्प करता है। तो कल के एक्सपेरिमेंट जो हम समझाने वाले हैं उसकी थ्योरी भी इसके अंदर है। तो आज थ्योरी समझेंगे, कल को एक्सपेरिमेंटल हम पूरा उसको समझने वाले हैं। चलिए पहला इसमें जो टॉपिक है वो समझते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी ट्यूब। जो केस नलियाँ होती हैं उनकी मदद से हम पृष्ठ तनाव कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास ये बर्तन के अंदर एक लिक्विड फिल यहाँ पर हमने किया हुआ है, ये वाटर भी हो सकता है और कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम दो केस डिस्कस करने वाले हैं। एक बर्तन मैंने यहाँ पर ये लिया और एक ये लिया। हम समझने वाले हैं कि जो केस नली के अंदर द्रव ऊपर चढ़ता है या मरकरी पारा नीचे उतर जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो मान लिया यहाँ पर ये कि एक केस नली यहाँ पर रखी है। केस नली को हम समझने के लिए थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, लेकिन केस नली का मतलब क्या है, उसकी त्रिज्या हमारी बाल की त्रिज्या के बराबर के लगभग के आसपास की होती है, तो उसको केस नली, नाम भी इसका वहीं से दिया केस। केस मतलब हेयर, बाल, तो उसकी त्रिज्या के लगभग बराबर होना। तो ये एक लिक्विड के अंदर यहाँ पर एक द्रव भरा हुआ है और ये केस नली मैंने इसमें रखी है। यहाँ पर ये लिक्विड है या पानी है, कुछ भी भरा हुआ है। और हम जानते हैं कि जो लिक्विड की सरफेस होती है किसी भी केस नली के अंदर, तो वो कॉनकेव होती है, लेकिन जब पारा भरते हैं तो वो कॉन्वेक्स हो जाती है। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस की तरह काम करने लगती है, और जो उसकी आकृति पानी की अगर देखें तो वो एक अवतल लेंस के जो पृष्ठ होता है उसकी तरह काम करने लगती है। तो यहाँ पर एक इस तरह से ये लिक्विड का एक यहाँ पर सरफेस बनती है, ये वाली, ये ऐसी एक कॉनकेव सरफेस यहाँ पर बनती है। कॉनकेव एक आकृति यहाँ पर बनती है। ये क्यों बनती है, क्योंकि जो पानी है वो गिलास के या बर्तन को भिगो देता है। पानी के बीच में लगने वाला जो सासंजक बल है, जो फोर्स ऑफ कोहेशन है, वो पानी और गिलास के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ एडहेशन है, उसके क्या होता है, वो एडहेशन वाला ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है, पानी गिलास को भिगो देता है, उससे चिपक जाता है। तो उसके चिपकने की वजह से ये क्या होता है, वो उस तरह की आकृति एक वहाँ पर अवतल लेंस के शेप की भांति वहाँ से को आकृति ले लेता है। अगर एक पॉइंट मैं यहाँ पर मानूँ, ये एक पॉइंट यहाँ पर माने, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ये पहले पॉइंट पर इस जगह जो दाब काम कर रहा है लिक्विड पर, वो वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर काम कर रहा है। बिल्कुल इसकी लिक्विड की सतह के नीचे, यहां और यहां पर, बिल्कुल इसके नीचे, जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, क्योंकि लिक्विड की सरफेस एक स्ट्रेट है, लगभग क्या है, स्ट्रेट है। तो इसका मतलब क्या है कि वायुमंडलीय दाब और उसके नीचे का जो दाब है बिल्कुल वो बराबर है, इसलिए वो सतह उसकी कैसी है, इक्वल होती है। एक स्ट्रेट होने का मतलब ये है कि जो ऊपर है बिल्कुल उसके नीचे भी दाब उतना ही है। लेकिन
ट्यूब के अंदर लिक्विड इस तरह की एक आकृति ले लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सरफेस की जो लिक्विड की सतह है वो स्ट्रेट ना होकर थोड़ी कर्व आ गई है, वक्र उसने ले लिया है। तो अब यहाँ पर प्रेशर चेंज हो जाता है। अगर हम ये पॉइंट यहाँ पर इसके इस सीध में ये वाला पॉइंट यहाँ पर लें और इसके बिल्कुल ये वाला पॉइंट इसके नीचे लें, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर द्रव की सतह की जो सतह है वो स्ट्रेट नहीं है, कैसी है, थोड़ी अवतल लेंस की तरह। तो इस आकृति की वजह से लिक्विड की यहां पर बिल्कुल इसके ऊपर का प्रेशर तो वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, लेकिन यहां पर जो प्रेशर है वो अलग है। यहां पर तो यही काम करेगा, क्योंकि ऊपर यहां पर भी वायुमंडलीय दाब है, यहां पर भी वायुमंडलीय दाब है, तो ये दोनों तो एक जैसे हैं। लेकिन यहां का जो दाब है, बिल्कुल इसके नीचे का जो दाब है और बिल्कुल यहां पर दाब है वो अलग हो गया। क्यों? यहां पर तो लिक्विड की सतह की आकृति कुछ है, स्ट्रेट है, और लेकिन यहां पर लिक्विड की सतह की आकृति अलग है। तो इस आकृति की वजह से ही यहां पर जो प्रेशर है वो अलग हो जाता है, और यहां पर प्रेशर जो होता है वो, और यहां पर प्रेशर होता है, उसमें एक प्रेशर डिफरेंस आता है। वो प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर होता है? वो प्रेशर डिफरेंस 2T/R के बराबर होता है, 2T/R के बराबर। अब ये T क्या है? उस लिक्विड का पृष्ठ तनाव है। कैपिटल R क्या है? कैपिटल R है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अगर ये कर्व हमें दिया हुआ है, इसको आप कंप्लीट सर्किल करें, तो उस कंप्लीट सर्किल की जो रेडियस बनेगी उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इसको कहते हैं। वो R है, वो ये R यहां पर दी हुई है। तो ये इतना प्रेशर डिफरेंस यहां पर होता है। अब इस प्रेशर डिफरेंस को, यानी कि यहां पर जो प्रेशर है नीचे वो कम होता है, कितना? 2T/R। 2T/R क्यों होता है इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। बस हमें ये इतना ध्यान रखना कि नीचे का जो उसकी जो शेप यहां पर आई है इस तरह की, वो नीचे का प्रेशर कम होता है इतनी अमाउंट के बराबर। अगर ऊपर P प्रेशर है तो नीचे क्या होगा? P - 2T/R। तो जब प्रेशर डिफरेंस होता है, तो इससे पहले मैं बता चुका हूं कि जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से क्या होगा? कोई चीज ऊपर उठेगी या नीचे आएगी, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। घरों के छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, कि ऊपर प्रेशर कुछ, नीचे हवा चली गई, उसके प्रेशर कुछ, तो छप्पर उड़ जाते हैं। तो जब भी प्रेशर डिफरेंस होगा कहीं भी, तब वहां पर या तो वो चीज ऊपर को जाएगी या नीचे को आएगी। प्रेशर डिफरेंस देखना होता है कि ऊपर ज्यादा है या नीचे ज्यादा है। तो यहां पर भी वही स्थिति आती है कि यहां पर प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ये प्रेशर को इक्वल करने की कोशिश करेगा। उस प्रेशर को इक्वल करने के लिए ये लिक्विड कुछ हाइट तक ऊपर चलना शुरू हो जाता है। अगर यही मरकरी होता, पारा होता, तो पारे में उत्तल लेंस की तरह शेप बनती है, तब जो ऊपर का प्रेशर है वो कम होता है, तब पारा नीचे को जाता है, क्योंकि वहां पर शेप उत्तल लेंस वाली बनती है। यहां पर क्या है? अवतल लेंस वाली है, तो नीचे वाला कम होता है। इसलिए नीचे वाला अपने आप को ऊपर वाले के लिए बराबर करना चाहता है, तो वो तब तक बराबर करता जाएगा जब तक उसकी हाइट उसके इक्विवेलेंट ना हो जाए। कैसे? अब यहां पर इसी को हम दिखा रहे हैं, इसी नली को, कि अब जब ये प्रेशर डिफरेंस यहां पर आ गया, तो अब ये जो यहां पर प्रेशर था और यहां पर प्रेशर था, तो ये लिक्विड अपने आप को कुछ हाइट तक ऊपर उठा लेता है। तो ये h हाइट तक अगर इसने अपने आप को उठाता है, h हाइट तक, यहां से अगर लिक्विड ने h हाइट तक अपने आप को ऊपर उठाया, क्योंकि लिक्विड जितना ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट पर दाब बढ़ता चला जाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर कितना लिक्विड है वो दाब मैटर करता है। यहां पर इसके ऊपर तो लिक्विड बिल्कुल हम जस्ट उसके सरफेस के नीचे माना है, तो वो प्रेशर कितना कम था? 2T/R। तो ये लिक्विड ऊपर को तब तक उठता जाएगा जब तक इसके बराबर ना हो जाए। तो मान लिया h हाइट तक ये उठा, और h हाइट की वजह से यहां पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? ρgh। लिक्विड का प्रेशर यही होता है, ρgh। रो क्या है? जो लिक्विड है उसका घनत्व, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण होता है। और h क्या है? उसने कितनी हाइट तक ऊपर उठाया।
ये जब प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा तो केस नली में द्रव वहीं पे आकर रुक जाएगा। अब यहां का जो प्रेशर है और ये जो प्रेशर है वो बराबर हो गए, तो इसकी कर्व की जो ये शेप आई है उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। उसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस हुआ, लिक्विड अपने आप को ऊपर उठाता है, क्योंकि नीचे का जो प्रेशर है वो कम था, तो वो अपने आप को ज़्यादा करना चाहता है, ऊपर वाले के बराबर करना चाहता है, तभी वो एक हाइट तक जाकर रुक जाएगा। तो इसलिए वो 2T/R के बराबर ρgh इतने के बराबर वहाँ पर अपने आप को ऊपर उठाता है और वहाँ से लिक्विड की हाइट जो आई प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो इतनी हाइट तक जाकर वो रुक जाएगा। तो इतनी हाइट तक चढ़ा। अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो H आया, H क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। और यही अगर यहाँ पर मरकरी भरा होता या पारा यहाँ पर भरा होता तो वो अपनी H हाइट को नीचे ले जाता प्रेशर को इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पर H अगर हम निकालेंगे तो आएगा 2T/ρgr। तो ये यहाँ से H हाइट यहाँ से निकल के आता है। अब हम देखते हैं कि ये जो कैपिटल R है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी इसका थोड़ा सा एक ज्योमेट्री हम ट्रिग्नोमेट्री वहाँ से लगाते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। और क्या होगा यहाँ पर समझते हैं कि एक और मैंने यहाँ पर बर्तन बनाया और इस कैपिलरी ट्यूब को मैं थोड़ा और बड़ा करके समझना चाहता हूँ ताकि इसकी जो R है वो हम ठीक से समझ सकें। अगर लिक्विड यहाँ तक, इस हाइट तक यहाँ पर एक गया है, ये बर्तन के अंदर अगर इस हाइट तक लिक्विड यहाँ से पहुँचता है, ये यहाँ से ये, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर एक होगी। ये जो ट्यूब है इसकी रेडियस होगी, ट्यूब भी एक यहाँ पर ये है तो इसकी भी अपनी एक रेडियस होगी। ये रेडियस क्या है यहाँ पर, ये मान लिया इसकी रेडियस क्या है R। ट्यूब जो इसमें रखी है उसकी भी अपनी त्रिज्या होगी केस नली की, तो वो हमने स्मॉल r त्रिज्या मानी है। इसको जब पूरा सर्किल हम कंप्लीट करेंगे वक्र को, इसकी भी अपनी एक रेडियस आएगी, उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या इसको बोलेंगे। यानी कि इसको हम जब पूरा एक सर्किल बढ़ाएंगे, मान लिया इसका सेंटर यहाँ से बनकर आता है तो ये इतना, इसका सेंटर यहाँ से बनकर आता है तो ये कैपिटल R होगी, यहाँ से ये वाली कैपिटल R, ये इसकी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ तो ये जो होगी ये भी स्मॉल r होगी, ये भी इसकी त्रिज्या के बराबर ये स्मॉल r। और एक पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, इसको हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एंगल ज्योमेट्री के हिसाब से ये इसी के बराबर भी होगा, ये थीटा होगा। ये पता है हमें, ये पता है, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, इसमें कोस थीटा लगा कर हम देखते हैं तो कोस थीटा यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, है ना। कैपिटल R यहाँ से क्या होगा, कैपिटल R होगा स्मॉल r अपॉन कोस थीटा। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं तो H यहाँ पर क्या आ सकता है, H इज इक्वल टू 2T, और यहाँ पर ये रखेंगे तो कोस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा 2T कोस थीटा अपॉन ρg स्मॉल r। ये है वो फॉर्मूला कि हम केस नली के अंदर लिक्विड कितनी हाइट तक जाएगा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, या यहां से जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है T वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें यह पता है कि केस नली में लिक्विड की हाइट क्या है, कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर गया है, तो उस लिक्विड की हम क्या कर सकते हैं, पृष्ठ तनाव भी ज्ञात कर सकते हैं। हमने यही हमारा पहला एम था, डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से सरफेस टेंशन, इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये सब इधर पहुंचेगा तो क्या आएगा, H रो G R अपॉन 2 cos थीटा। तो यहाँ से हम उसकी पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि H हमें पता होना चाहिए, उस लिक्विड की घनत्व हमें पता होना चाहिए, गुरुत्व त्वरण वो हमें पता ही होता है, उस केस नली की त्रिज्या पता होनी चाहिए, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उस लिक्विड के लिए कितना है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम उसका पृष्ठ तनाव भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो केस नली के अंदर लिक्विड की हाइट है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है। अगर कोई भी लिक्विड लिया तो उसका सरफेस टेंशन तो कांस्टेंट रहेगा। मान लिया मैं वाटर ले लेता हूं तो वाटर का सरफेस टेंशन अपना फिक्स है,
जितना पृष्ठ तनाव होगा वो उतना ही होगा। हाँ, पृष्ठ तनाव कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ा दो तो उससे भी चेंज हो जाएगा। दो तीन फैक्टर पे ही डिपेंड करता है जो पृष्ठ तनाव है, टेम्परेचर चेंज कर दो। अगर हम टेम्परेचर या बहुत सारी और चीज़ें ना चेंज करें तो पृष्ठ तनाव उसका कांस्टेंट बना रहेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बना रहेगा। अगर आपने गिलास में पानी भरा है तो पानी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कांस्टेंट रहेगा। ये केवल लिक्विड के चेंज होने से ही चेंज होगा। ऐसे ये भी लिक्विड चेंज कर दोगे तो वही चेंज हो जाएगा। घनत्व ये भी कांस्टेंट रहेगा, गुरुत्वाकर्षण ये भी कांस्टेंट रहेगा। त्रिज्या, कोई ट्यूब आपने ली है वो उसके लिए फिक्स होगी, यानी कि लिक्विड तो आप सेम रखें और उसकी त्रिज्या, यानी कि लिक्विड तो आप सेम रखें और उसकी त्रिज्या बदलते जाइए, या अलग अलग ट्यूब रख दीजिए। कि जो यहाँ पर ये H है ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है फॉर्मूले से। और अगर लिक्विड हम सेम रखें, अलग अलग रेडियस की ट्यूब उसमें रखते जाएं। अलग अलग रेडियस की मतलब क्या है, R वहां पर चेंज हो जाए तो लिक्विड की हाइट भी चेंज होगी। अगर मैं इसमें 2-3 ट्यूब रख दूं अलग अलग रेडियस की पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो सब में हाइट अलग अलग जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो हाइट ऑफ द लिक्विड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। बाकी अगर सब कांस्टेंट है, अगर लिक्विड हमने चेंज नहीं किया, लिक्विड एक ही है, या हम कहें कि यहां से H1 R1 बराबर H2 R2। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी इस पे, ये वाले फॉर्मूले पे, कि पानी के अंदर हमने एक ट्यूब रखी जिसकी त्रिज्या ये है, उसमें लिक्विड इतनी हाइट तक जाता है। दूसरी ट्यूब हम रख रहे हैं जिसकी त्रिज्या ये है, बताइए उसमें लिक्विड कितनी हाइट तक जाएगा। सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, ट्यूब बदलते ही। कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाने वाला है इस फॉर्मूले पे, कि अलग अलग ट्यूब रख दी गई हैं, बता दिया कि ये ट्यूब है, उसकी रेडियस ये है, उसकी हाइट लिक्विड की इतनी जाती है। दूसरी हम कम रेडियस की रखते हैं तो वो लिक्विड कितनी हाइट तक जाएगा। तो इस फॉर्मूले को सीधा सीधा लगाना है, ये याद पता होना चाहिए। कंसेप्ट ये है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे त्रिज्या आप चेंज करोगे, त्रिज्या कम करोगे, रेडियस कम करोगे, तो H क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि छोटी त्रिज्या में H लिक्विड की हाइट ज़्यादा जो होगी, लिक्विड ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। जितनी पतली, तभी हम कहते हैं कि ये इफेक्ट केसनली में ज़्यादा दिखाई देता है, बहुत छोटी इसमें दिखाई देता है। अगर हम बड़ी ट्यूब रख दें तो वहाँ पर लिक्विड की हाइट, वो पानी गया नहीं गया, उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बड़ी ट्यूब आपने ले ली तो वहाँ पर आपको जो कर्व है वो कॉनकेव होता हुआ ज़्यादा महसूस नहीं होता। छोटी ट्यूब लोगे तो उसमें कॉनकेव ज़्यादा शेप हमें आती है, तो वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस इजीली पता चलता है, तो वहाँ से इसलिए वो हाइट, तो उसकी शेप पे भी डिपेंड करता है। जितना कर्व, अगर वो स्ट्रेट हो गया तो इसका मतलब लिक्विड अब नहीं जाएगा। जितना ज़्यादा वो कॉनकेव शेप लेगा उतना ही लिक्विड ज़्यादा हाइट तक जाएगा, और पतली ट्यूब में ज़्यादा कॉनकेव शेप लेता है, बड़ी ट्यूब में कॉनकेव शेप कम होती है, या हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन की तरफ को वो हो जाती है। तो रेडियस कम होगी, हाइट ज़्यादा होगी। पतली ट्यूब रखेंगे लिक्विड ज़्यादा हाइट तक जाएगा, बड़ी मोटी ट्यूब रखेंगे लिक्विड कम हाइट तक जाएगा। तो ये हमारा एक कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कैसे, कितनी हाइट तक जाएगा, कैसे डिसाइड होगा, ये लिक्विड की रेडियस पे भी डिपेंड करता है। और अगर हम लिक्विड चेंज करते हैं तो वहाँ से भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन अगर लिक्विड चेंज ना करें तो सीधा सीधा ट्यूब चेंज करें तो ट्यूब की रेडियस पे डिपेंड करता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वहाँ पर ये होता है। चलिए आगे वाला हम टॉपिक समझते हैं, देखते हैं कि शांता हम किसी को कहते हैं। तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है शांता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। शांता क्या होती है उसको भी हम समझते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि जब तार में करंट फ्लो हो रहा है तो उसका एक प्रॉपर्टी विरोध करती है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। सब जानते हैं। जब हम साइकिल सड़क पे चलाते हैं या कोई बॉल लुढ़काते हैं तो उसकी गति का भी विरोध होता है, उसको कहते हैं हम घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। जब कोई हीट किसी मेटल में फ्लो होती है तो उस हीट का भी एक अपोज करता है, उसको कहते हैं हम थर्मल रेजिस्टेंस, उसमें प्रतिरोध। ऐसे ही जब लिक्विड भी फ्लो होता है तो उस फ्लो को भी कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उसके बहने का विरोध करता है, उसको हम कहते हैं श्यान बल या विस्कस फोर्स।
और ये विस्कस फोर्स लगता कहाँ है? कहते हैं कि जब लिक्विड फ्लो होता है तो वो लेयर की फॉर्म में होता है, परतों की फॉर्म में फ्लो होता है। कि मान लिया ये मैं यहाँ से इसको एक तल है, मैंने यहाँ पर माना ये तल है और यहाँ पर लिक्विड फ्लो हो रहा है। ये मैं लिक्विड इस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये लिक्विड यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ये ऊपर वाली लेयर है। जिसका लेयर का क्षेत्रफल है। तो लिक्विड जब फ्लो होता है तो वो लेयर के, कहते हैं कि लेयर की फॉर्म, एक लेयर परत बाय परत वो फ्लो होता है और उनकी परतों के बीच में भी एक घर्षण बल काम करता है रिलेटिव मोशन की वजह से। उसको हम, उस बल को श्यान बल कहते हैं और इस श्यान बल ही एक तरीके से उसकी लिक्विड की गति का विरोध करता है। तो इसको श्यान विस्कस फोर्स कहते हैं। और उनकी जो लिक्विड की विभिन्न परतों के बीच में जो ये एक सापेक्ष गति होती है, जो रिलेटिव मोशन होती है, इसी गुण को हम उसकी लिक्विड की विस्कोसिटी कहते हैं, श्यानता कहते हैं। जब कोई लिक्विड फ्लो होता है तो वो अपनी विभिन्न परतों के बीच एक बल लगाता है और उसको श्यान बल कहते हैं, और द्रव के इस गुण को हम श्यानता कहते हैं या विस्कोसिटी कहते हैं। और वो लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। और जो तल के, जो समतल के पास वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी कम होती है। जैसे तल से आगे बढ़ते जाते हैं लेयर की, तो वेलोसिटी हर लेयर की बढ़ती चली जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि जब कोई पानी आप किसी तल पर गिरा दो तो पानी जब बहता है तो कभी उसकी आकृति को देखा आगे से कैसा फ्लो होता है? क्या लिक्विड अगर बह रहा है तो वो क्या आगे से इस शेप में फ्लो होता है? नहीं, एक थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप ले लेता है ना। तो इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीच वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, वो आगे बढ़ गया, और जो किनारे वाले हैं लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी में ज़्यादा रिलेटिव मोशन हो रही है, तो वहाँ पर श्यान बल काम कर रहा है उनकी परतों के बीच में, तो वे जो किनारे वाली हैं उनकी वेलोसिटी कम है। तो ये है समतल के बीच, तो ये वेलोसिटी कम है, फिर ज़्यादा सेंटर वाली जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सेंटर का लिक्विड आगे पहुँच जाता है, इसलिए आगे से उसकी लिक्विड की जो शेप है वो इस तरह की बन जाती है। तो वो रिलेटिव मोशन की वजह से वहाँ पर ऐसा होता है। यहाँ पर अगर परत का जो क्षेत्रफल है वो A है, और मान लिया यहाँ पर इस वाली लेयर की बात करूंगा, ये 1 लेयर है, ये 2 लेयर है, इसकी वेलोसिटी अगर v है और इसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है, और अंतर है कुछ वेलोसिटी में, डेल्टा v का अंतर कर दिया मैंने, और इन दोनों की बीच का जो यहाँ पर सेपरेशन है, जो बीच में अंतर है, वो मान लिया यहाँ से dx है या डेल्टा x है, ये उनकी बीच की दूरी का अंतर है, डेल्टा x है, और वेग में इसकी वेलोसिटी v है और मान लिया इसकी v प्लस डेल्टा v है। तब इन लेयर के बीच में जो श्यान बल या हम कहें कि विस्कस फोर्स जो काम करेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि वहाँ पर जो इसकी एरिया है परत का, जो लेयर का, लिक्विड की लेयर का, उसके प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा x को हम वेग प्रवणता बोलते हैं। जो वेग है वो दूरी के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है उसको हम वेग प्रवणता बोलते हैं या वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, जो हमने यहाँ पर ये लिखा है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। इसकी यूनिट क्या होगी? क्योंकि वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड होती है, इसकी हो जाएगी क्या? मीटर हो जाएगी, मीटर से मीटर कैंसिल होगा, पर सेकंड। तो वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट जो होगी वो पर सेकंड होती है। यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, ये होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ऐसे निकाल सकते हो फॉर्मूले से। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए भी आइडिया होना चाहिए। तो ये फोर्स इन दोनों पर डिपेंड करता है। जब हम इस को यहाँ पर मिलाएंगे और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है ईटा।
और नेगेटिव साइन भी आता है। जहां पर ईटा एक नियतांक है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, श्यानता गुणांक जिसको हम बोलते हैं, श्यानता गुणांक। यहाँ पर ईटा एक कांस्टेंट है जिसको हम श्यानता गुणांक कहते हैं या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। नेगेटिव साइन भी आता है और नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो ये फोर्स है, ये श्यान बल है, ये उसकी लिक्विड की जो मोशन है, परतों की जो मोशन है उसका विरोध करता है, अपोज करता है। ये अपोज को दर्शाता है माइनस साइन, इसका मतलब सिर्फ ये है। तो यहाँ से ईटा की यूनिट बता सकते हैं, इसकी वीमा बता सकते हैं और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, डेफिनेशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ईटा बराबर यहाँ से क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन छोड़ देते हैं क्योंकि तो अपोजिशन को बताता है केवल। तो यहाँ से ऊपर आएगा फोर्स अपॉन नीचे एरिया इनटू में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अगर इसको भी एकांक कर दें, इसको भी एकांक कर दें तो ईटा इज इक्वल टू यहाँ से एफ निकल के आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू ए फोर्स। ये एक फोर्स के बराबर होता है, लेकिन कब, जब वो एकांक क्षेत्रफल की एकांक वेग प्रवणता के साथ दो परतों के बीच में काम करता है। तो जो श्यान बल है या हम कहें कि जो श्यानता गुणांक है वो उस श्यान बल के बराबर होता है जो एकांक क्षेत्रफल की एकांक वेग प्रवणता की दो परतों के बीच में काम करता है। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहां से इसकी यूनिट निकल सकती है और यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या थी, पर सेकंड। तो पर सेकंड है तो सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये इसकी यूनिट हो गई यहां से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर की भी यूनिट है, पास्कल जिसको हम बोल देते हैं। तो इसकी एक यूनिट पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं हम यहां से, पास्कल पीए से दिखाते हैं इसको, पास्कल सेकंड भी इसकी एक यूनिट हो सकती है, एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट इसकी हो सकती है। सीजीएस इसकी यूनिट जो होती है वो पॉइज होती है, पॉइज, POISE, पॉइज। तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, पॉइज। ये सीजीएस यूनिट है इसकी। या कैसे, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। सीजीएस में कैसे रखेंगे, डाइन रखेंगे ना, फोर्स को डाइन कहते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। तो ये सीजीएस यूनिट हो गई, या इसको कहते हैं हम क्या, पॉइज। और 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज, ये रिलेशन भी है। 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज, ये इन दोनों में रिलेशन भी है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू, तो लिखेंगे 10 पॉइज। यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हो, जब आप सीजीएस को हम कैसे में करोगे तो वो 10 ही कैलकुलेट होकर आएगा। कैसे, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर लो, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, कैलकुलेशन करोगे तो 10 पॉइज निकल के वहां से आता है। तो ये चीज हुई। इसके बाद आते हैं कि स्टोक का नियम क्या होता है, जो आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है। इस पर प्रैक्टिकल बेस्ड है आपका सारा, ये आपको समझ में आ जाता है और ये आपको समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए आप वो प्रैक्टिकल आराम से कर लेंगे। यहां से ये प्रैक्टिकल के वाला काम शुरू होता है, ये दो जो टॉपिक है यहां से। स्टोक ने क्या देखा कि अगर किसी स्फेरिकल बॉल को ही हम कहीं उन्होंने लिया कि ये किसी एक बर्तन के अंदर लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है और कोई स्फेरिकल बॉल, स्टील बॉल, कोई स्टील बॉल, ठोस गोल, छोटी गोली को उन्होंने लिक्विड में डाला। तो देखते हैं कि इस लिक्विड का अपनी भार की वजह से नीचे को ये गिरती चली जाती है, लिक्विड गिरती चली जाती है। और लिक्विड के अंदर जब ये चलती चली जाती है तो एक ऐसा समय आता है कि जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि एक नियत वेग से आगे गिरने। पहले क्या होगा, जैसे गोली को गिराया तो उसकी वेलोसिटी तेजी से गिरेगी, लेकिन कुछ डिस्टेंस लिक्विड के अंदर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी नियत हो जाती है, फिर वो एक नियत वेग से आगे बढ़ने लगती है। और एक चीज उन्होंने स्टोक्स ने यहां पर कहा कि जो इस पर एक शान बल काम करेगा लिक्विड पे, गोली पे, जो हमने यहां पर ये स्टील बॉल इसमें डाली है लिक्विड के अंदर, तो इस पे एक शान बल काम करता है। वो शान बल क्या होता है, उसको जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, एफवी मीन्स विस्कस फोर्स, और ये बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी।
ये स्टोक ने दिया कि जब हम किसी स्फेरिकल बॉल को किसी लिक्विड में गिराते हैं तो उस पर एक विस्कस फोर्स काम करता है और वो विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी होता है। ईटा शांता गुणांक है, आर उस गोली की त्रिज्या है जो गोली हम उसमें डाली है, वी उसकी सीमांत वेग है। अब सीमांत वेग क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जो हम इसमें आगे वाला ये हमने दिखाया कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। सीमांत वेग वही है जो अभी मैं बता रहा था कि जब किसी लिक्विड को द्रव में डुबोते हैं या गिराते हैं तो पहले उसका वेग लगातार बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब उसका वेग नियत हो जाता है, उस नियत वेग को ही हम सीमांत वेग कहते हैं या टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, स्टोक ने क्या कहा। स्टोक ने कहा कि जब किसी आप स्टील बॉल को या स्फेरिकल गोली को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उस पर एक शान बल काम करता है, एक विस्कस फोर्स काम करता है और वो विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी होगा। ईटा क्या है, शांता गुणांक है, आर क्या है, गोली की त्रिज्या है, वी क्या है, उसका सीमांत वेग है या टर्मिनल वेलोसिटी है। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जब किसी गोली को आप द्रव में डुबोएंगे तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो गोली अब एक नियत वेग से लिक्विड में गिरने लगती है, उस नियत वेग को ही हम सीमांत वेग कहते हैं। वो नियत वेग आता क्यों है उसको देख लेते हैं कि जब लिक्विड नीचे को, जब गोली नीचे को गिरेगी लिक्विड में तो उस पर 3 बल काम करेंगे। एक तो गोली का भार, वेट mg नीचे की तरफ को, एक ये विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स तो हमेशा गति का विरोध करता है, तो गोली नीचे गिर रही तो विस्कस फोर्स ऊपर को काम करेगा, तो इस पर ये विस्कस फोर्स ऊपर को काम करने लगता है। तीसरा एक बल और काम करेगा जो आर्किमिडीज सिद्धांत से पे लागू होता है, उत्प्लावन बल। बायोएंट फोर्स भी इस पे काम करेगा और वो बायोएंट फोर्स भी ऊपर को ही यहाँ पर ये लगेगा और वो होगा बायोएंट फोर्स। ये जब ये दो फोर्स इसके भार के बराबर हो जाएंगे तब गोली एक, इस पर नेट बल काम करना बंद कर देगा और गोली एक नियत वेग से अपने इनर्शिया की वजह से नीचे गिरती चली जाएगी। तो उस वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। यानी कि सीमांत वेग कब आता है, टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है, जब ये भार, इसका गोली का भार वो उसके विस्कस फोर्स प्लस उसके बायोएंट फोर्स, उत्प्लावन बल के बराबर हो जाता है, तब गोली एक नियत वेग से गिरने लगती है। उस नियत वेग को ही हम सीमांत वेग कहते हैं। अब यहां से सीमांत वेग कैलकुलेट भी किया जा सकता है। गोली के भार की वैल्यू रखो mg, ये mg हमने यहां पर पुट किया। विस्कस फोर्स रखेंगे ये वाला 6 पाई ईटा आर वी। अब ये vt इसको बोल सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। बायोएंट फोर्स जो उत्प्लावन बल ऊपर काम करता है, और उत्प्लावन बल की परिभाषा क्या है कि जब कोई ठोस बॉडी द्रव में डूबती है तो वो अपने आयतन के बराबर लिक्विड को हटाती है। जितनी बॉडी पानी के अंदर डूबेगी तो वो लिक्विड का उतना ही आयतन हटाएगी जितना आयतन उस बॉडी का डूबा हुआ है। अगर गोली पूरी डूब गई तो लिक्विड अपना आयतन कितना हटाएगी, उस गोली के बराबर। तो ये वहां से हम इसका बायोएंट फोर्स निकाल सकते हैं। और बायोएंट फोर्स जो आएगा वो आएगा यहां से, ये भी एक तरीके से m डैश जी, यहां पर mg, यहां पर m डैश जी। m डैश क्या है कि जो गोली ने कितना लिक्विड का आयतन हटाया, कितना द्रव्यमान हटाया, इसको घनत्व के पदों में लिख सकते हैं, मास को, क्योंकि गोली का मास है ये, जो गोली इसमें डली है, तो वो क्या होगा घनत्व का, तो यहां पर होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। ये तो गोली का आयतन हो गया, गोली की त्रिज्या यहाँ पर आर है, इनटू उसका गोली का घनत्व, ये तभी तो द्रव्यमान के बराबर होगा, इनटू जी बराबर यहां पर क्या होगा 6 पाई ईटा आर वी। वी टर्मिनल कह सकते हैं क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी यहां से फाइंड कर रहे हैं, उसकी सीमांत वेग यहां से फाइंड कर रहे हैं, प्लस ये क्या होगा एम डैश। एम डैश है कि द्रव का कितना आयतन हटा या द्रव का कितना द्रव्यमान हटा, इसको भी आयतन के पदों में लिख सकते हैं।
इसके आयतन को पता हम यहाँ लिखेंगे ये प्लस 4/3 पाई आर की क्यूब, और घनत्व किसका आएगा, रो मीडियम। मीडियम क्या है, लिक्विड, कोई भी लिक्विड, जो भी मीडियम हमने इसमें लिया है लिक्विड, उसका घनत्व आएगा, और इंटू जी। आप इसको हल करें, इन दोनों को हल करें, और वी टी क्या है यहाँ पर, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है उसको फाइंड करते हैं। तो वी टी यहाँ से निकल के आएगा बराबर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, यही 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस रो एम इंटू जी अपॉन ईटा। तो यहां से ये वी टी यहां से निकल के आता है, यहां तक आ रहा है, दिख रहा है वी टी आ रहा है। तो यहां से ये टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी होगी 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस रो एम जी अपॉन ईटा। तो यहाँ से उसका गोली का सीमांत वेग भी फाइंड कर सकते हैं स्टोक के नियम से हेल्प से। तो आपके जो एक्सपेरिमेंट है लैब के अंदर, उसमें आपको सीमांत वेग कैलकुलेट करके उसकी शांता निकालनी है, शांता गुणांक निकालना है, कि जो भी वहाँ पर आपको लिक्विड दिया होगा उसकी शांता गुणांक आपको निकालना है। उसके लिए आपको ये टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, लिक्विड का घनत्व निकालना है, पहले गोली का घनत्व निकालना है, गोली की त्रिज्या कैलकुलेट करनी है वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज से, टर्मिनल वेलोसिटी आप निकाल ही लेंगे, वो मैं एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा वहाँ पर कैसे होती है। तो ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज होगा। तो ये प्रैक्टिकल का वहाँ पर इतना काम हुआ। तो इस तरह से जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज थी इस चैप्टर के अंदर वो हमने ऑलमोस्ट अभी डिस्कस कर ली है।